स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। ये कहा पीएम मोदी ने अपने बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान। साथ ही ये बताया कि हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिम भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह ही पटना भी, और वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह बीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही आड़े हाथों में लिया बिहार में राजद कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी सरकार को। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो मोतिहारी के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री ने बिहार को 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये समय पूर्वी भारत का है, जिसके लिए विकसित बिहार बनना जरूरी है। इसके साथ ही राजद कांग्रेस को गरीबों का पैसा लूटने वाला, रोजगार के नाम पर जमीन हड़पने वाला और पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहने वाला करार दिया। देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, स्वचालित सिग्नलिंग, 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ, NH 319 के मोहनिया पररिया खंड का उद्घाटन, दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का उद्घाटन, पटना में अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा, ये सभी परियोजनाएं बिहार में संपर्क को बढ़ावा देंगी, साथ ही स्टार्टअप और स्वरोजगार को भी बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी बिहार में रोजगार के नाम पर लोग जमीनें लिखवा लिया करते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। पीएम आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के मौके पर प्रधानमंत्री ने चाबियां सौंपी। इसके अलावा 40,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी दौर था जब बिहार में लोग घरों का रंग रोगन करवाने में भी डरते थे। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बिहार के गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता पिछड़े लोग हैं, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति की, वे सिर्फ परिवारों तक ही सीमित रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर,
ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाजपा एनडीए सरकार ही बिहार का चौतरफा बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर सकती है और आगे भी करती रहेगी। मोतिहारी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नए बिहार का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नए बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री ने मोदी पर वहां पर लिया और ये भी बताया कि किस तरह से बिहार लगातार राजनीति की भेंट चढ़ता रहा, लगातार परिवारवाद की भेंट चढ़ता रहा और लगातार विकास से पिछड़ता रहा। तमाम परियोजनाएं हैं जो कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, तमाम परियोजनाएं हैं जो रोजगार से जुड़ी हैं, तमाम परियोजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हैं और तमाम परियोजनाएं हैं जो गरीबों को उनकी अपनी छत से यानी कि उनके आवास से जुड़ी हुई हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं परिचय करा देती हूँ। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल सिंह जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री का वही वाक्य हम आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाला समय जो है वो पूर्वी भारत का है और पूर्वी भारत के लिए बिहार को विकसित बनाना बहुत ही जरूरी है। निश्चित रूप से, और जो कुछ भी मोदी जी ने कहा है वो सिर्फ वो राय नहीं बल्कि एक सच्चाई है, संकल्प है। संकल्प है, सच्चाई है। सच्चाई इस मामले में कह रहा हूं कि अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में पूरे पूर्वोत्तर में इंक्लूडिंग बिहार और पूर्वोत्तर जितनी योजनाएं चली हैं निश्चित रूप से विकास हुआ है। और सबसे बड़ा सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, एक जिसको कहते हैं ना सामाजिक बदलाव भी। सामाजिक, आप उस तबके का महिला सशक्तिकरण का काम जितना नीतीश कुमार ने बिहार में किया है, कोई भी वहाँ का बिहार की जनता जानती है। बिहार की बेटियों से मिलिए, उनको साइकिल बांटने से लेकर के चाहे आगे तक का बिजली की व्यवस्था, अभूतपूर्व सुधार हुआ है। और ये सुधार, जो भी पैसा आज वो बिहार में जा रहा है, जो पूंजी निवेश हो रहा है, उससे निश्चित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जो आज बिहार है उससे बेहतर बिहार लगातार बनता जाएगा। और जैसे पूर्वोत्तर में हुआ है, बहुत सारे काम हैं, आप देखिए कितना गिनाया जाए, लेकिन कोई भी जो बिहार का रहने वाला है, जो बिहार को जानता है, उस दौर से आज की तारीख, आज विकास में बहुत आगे निकल चुका है। चाहे उसका वो जीडीपी आप देख लीजिए, आंकड़ा, विकास दर देख लीजिए, सब ठीक है। हाँ, कुछ चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन विकास के निरंतर प्रगति पथ पर है। और जो भी ये आज पूंजी निवेश हो रहा है उसके बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे 7200 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं जब हम देखते हैं तो इसमें जो रेल की कनेक्टिविटी वो भी है, जो सड़क की कनेक्टिविटी है वो भी है, ये अपने आप में, और भी परियोजनाओं का जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ है, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे दोहरीकरण हो, सिग्नलिंग का, तो ये किस तरह से वहाँ पर विकास को एक नया राह या नई रफ्तार देते हुए दिखाई देती है? देखिए रमत, दो बातें। पहले जो रामकृपाल सर ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, ये शायद एक छिपा हुआ तथ्य है कि बिहार की सुरक्षा में जो स्थानीय पुलिस है उसमें महिलाओं की संख्या देश के कई राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी अहम बात है जो शायद बहुत ज़्यादा खुल करके सामने नहीं आती है। जो आज की परियोजनाओं की बात करें, देखिए बिहार की विकास दर निश्चित तौर पर काफ़ी बेहतर, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस विकास दर में ज़्यादा हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र का है। और जब आप बिहार जैसे राज्य में या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में या पूर्व के राज्यों में रोजगार देने की बात करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है। कुछ समय पहले ही बिहार के जो एक प्रांत में, एक ज़िले में जो रेलवे इंजन बनाने की बात हुई थी, वहां से काफी बड़े पैमाने पर रेलवे इंजन का जो है वो निर्यात होना शुरू हुआ है। ये एक उदाहरण है। ऐसे हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है पॉइंट्स, यानी कि विनिर्माण की गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे,
दूसरी ओर जो पलायन को लेकर के हमेशा एक मुद्दा उठता है कि बिहार से काफी ज्यादा संख्या में लोग इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो अब यदि रोजगार के मौके बने तो वो वहां पे रहना पसंद करेंगे। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि जब विनिर्माण क्षेत्र बढ़ता है तो अपने साथ सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि एक फैक्ट्री बनती है, उस फैक्ट्री में जो लोग काम करने के लिए आएंगे उनके लिए आपको एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी है, वहां पर आसपास में खाने पीने का इंतजाम करना है, बसावट का इंतजाम करना है। तो विनिर्माण केवल विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा नहीं देता है, सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है। तीसरी और अहम बात जो महत्वपूर्ण है कि जब हम आने वाले 20 सालों में 22 सालों में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों की भागीदारी हो। इसमें ऐसा ना हो कि पश्चिम के राज्य इसमें ज्यादा हिस्सा दें और पूर्व के राज्य ना दें। तो आपको दोनों को बराबरी तौर पर आगे बढ़ाना है। पश्चिम के राज्यों के लिए जो कुछ किया गया है उसके नतीजे हम देख चुके हैं। बारी है कि पूर्वी के राज्यों को और किस तरीके से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके जिससे कि हमारे लिए जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको हासिल करने में हमें मदद मिल सके। बिल्कुल, विकास के इसी संतुलन पर आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने अब से और UPA सरकार के समय से तुलना भी की और जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से UPA के काल में जो राशि खर्च की गई उससे कई गुना राशि अब खर्च की जा रही है। परिवारवाद ने बिहार को एक तरह से रसातल में धकेल दिया था। किस तरह से जो राजनीति है, जो बिहार की राजनीति है, उसको भी इसके ज़रिए समझाना चाहेंगे और किस तरह से उसका विकास से जो संबंध है उसको भी, जब हम सामाजिक आर्थिक विकास की बात करते हैं। बिल्कुल सही। शिशिर भाई ने अभी जो बातें आपके सामने रखी हैं कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सर्विस सेक्टर होता है तो कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ता है। एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होता है। सड़क बनेगी, रेल पटरियां बिछेंगी तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं से वो स्थानीय रोजगार मिलता ही है। रही बात जो मोदी जी ने आज UPA की बात कही है और उस दौर में क्या था, ये इसके लिए तो आप उस समय के कोई वो नहीं है, उस समय के आंकड़े देख लीजिए क्या होता था, कैसे होता था और क्या चीज थी। मैं केवल एक बात कहूंगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कभी कोई बीजेपी, नीतीश जी मतलब एक मिलीजुली सरकार के मंत्री हैं, लेकिन वहां अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर कर्पूरी ठाकुर से लेकर के इन्हीं ताकतों का राज रहा है जो कहते हैं पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के। तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले के लिए बड़ा एक जरूरी चीज होती है कि पिछड़े हमेशा बने रहे, पिछड़े, तब उनकी राजनीति चलती है। मोदी जी का विजन बिल्कुल उल्टा था, मतलब इससे उलट। मोदी जी का कहना है कि पिछड़ों को हम पिछड़ेपन से निकाल करके आगे विकास की मुख्य धारा में लाएंगे। आप चाहे देखिए अनाज की बात हो या किसी तरह की, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं से एक जो होता है पॉलिसी डिसीजन और एक होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य गरीब को गरीब बनाए रखना है या गरीब को उठा करके उसको भी, अगर गरीब नीचे का है तो मध्य, कम से कम मध्य वर्ग में लाइए, मध्य वर्ग को और ऊपर जाए, अपर मिडिल क्लास में ले जाइए। ये लगातार बिहार में हो रहा है। और जिस तरह से वहाँ आपको याद होगा कि पलायन रुका है, बहुत हद तक रुका है, अभी भी कुछ है, लेकिन
वहाँ का रोजगार, स्थानीय रोजगार सबसे बड़ी चीज थी। जिस सिर्फ लोग बहुत जो गरीब थे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बाहर जाते थे, कम से कम वो रुके हुए हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो कोण रहा है पूरी भारतीय राजनीति में वो है परिवार। जब आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं तो ये भी देखिए कि आप जब राजनीति में आए तब आप कहाँ थे, आज राजनीति में आप कहाँ हैं और वो पिछड़ा वर्ग कहाँ है। तो इसमें मोदी जी जो संकेत दे रहे हैं बात सही है कि पहले अगर परिवार सबसे अमीर हो जाए तो चूंकि पिछड़ों का एक सिंबल हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि एक कुछ चंद परिवार अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब रहें, वो राजनीति तो खत्म हुई है। और जैसा कि मैंने कहा था, आप देखिए सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना सोशल एम्पावरमेंट भी। आदमी महसूस करे, ऐसा नहीं है। देखिए एक साइकिल किसी को दे करके आप उस बच्ची के मन में देखिए, मैं तो बिहार गया था, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, वो इतने नीतीश जी को लेकर के वो इतने हैं जैसे उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चला दिया। कि वो बिहार जहाँ पर 5 बजे के बाद आप घर में नहीं जा सकते थे, कोई सड़क पर नहीं घूमता था, उस बिहार में आज भी 8 और 9 बजे रात को लड़कियां साइकिल चलाती हुई निकलती हैं। तो जमीनी स्तर पर बहुत बदलाव हुआ है। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक बात कही थी, जब यह सवाल उठा था कि आप 80 करोड़ को अनाज क्यों दे रहे हैं, क्या सब गरीब ही हैं? मोदी जी ने कहा था कि नहीं, उसमें से मैं बहुतों को नहीं दूं तब भी उनका काम चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो अभी गरीबी से बाहर निकला है वो अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए फिर से उसी गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। इसलिए अस्पताल से जो डिस्चार्ज हुआ है उसके स्वास्थ्य का कुछ दिनों तक ख्याल रखना है, उसको सहारा देने की जरूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी का जो विजन है वो विजन यह है कि जो गरीब है उसको गरीबी से बाहर निकालो। अब तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है, 27 करोड़ लोग करीब करीब, शिशिर भाई बताएंगे, ज्यादा आंकड़ा होता है, गरीबी रेखा से बाहर उनको किया गया है। तो एक विजन है मोदी जी का। बिल्कुल, इसी विजन पर शिशिर से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शिशिर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछड़ों के विकास की बात कही और कहा कि तमाम वर्गों को आगे लेकर जा रहे हैं, अगर बिहार की ही बात करें, लखपति दीदी की उन्होंने बात कही, 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदी, और उसके साथ ही 7,000 से ज़्यादा युवाओं को, अगर चंपारण की ही बात करते हैं तो मुद्रा लोन, और किसानों को जिस तरह से आधुनिक मार्केट प्लेस से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही उन्होंने मखाने का जिक्र किया और भी कई उत्पादों का उन्होंने जिक्र किया। तो ये किस तरह से विकास की एक नई परिभाषा को गढ़ता हुआ दिखाई देता है और ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है? देखिए रमा, किसी भी राज्य की बात करें या देश की बात करें, विकास के लिए आपको 5 डी की जरूरत होती है। वो 5 डी क्या है? पहला डी है आपका डेमोक्रेसी है, दूसरा डी आपका डिमांड है, तीसरा डी क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चौथा डी क्या है? डाइवर्सिफाइड मार्केट है, और 5वां जो डी है वो डिजिटल मार्केट सिस्टम है। अब ये जो 5 डी है, इसमें से एक डी जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि आपका डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जरूरी होता है कि एक स्थिर सरकार हो, एक वो सरकार हो जिसकी नीतियों में स्थायित्व हो, नीतियों में स्थिरता हो, नीतियों में निरंतरता हो। और ये अभी की स्थिति में, अभी जब आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जब नीतियों में निरंतरता है तो उसका फायदा उस राज्य के विकास को मिलता है। और हमने ये उदाहरण कई राज्यों में देखा है, हमने ये उदाहरण देश में भी देख लिया है। अब दूसरी बात जो है कि बिहार में अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, देखिए एक बात साफ है कि बिहार में रातों रात आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को नहीं बना सकते, ये हकीकत है और ये सरकार भी मानती है। इसमें समय लगेगा लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है, जैसे मखाना की बात करें, मधु यानी कि हनी, शहद की बात करें, और मशरूम की बात करें, यानी कि ये जो 3 म वाले हैं, वैसे मशरूम की हिंदी कुछ और होती है, वो म से नहीं शुरू होता है, लेकिन ये जो तीनों हैं, ये जो रिलायंस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इसके बढ़ने की संभावना बिहार में बहुत ज़्यादा है। मखाना तो आप जानती हैं कि बजट में मखाना बोर्ड की बात कही गई है, मधु की मांग काफ़ी ज़्यादा है और मशरूम की भी मांग काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बिहार में कुटीर उद्योग के नाम पे, चाहे वो शिल्प की बात हम लोग करें या फिर हम जो है वो मिट्टी के बर्तनों की बात करें, इन सब चीजों के मामले में उस राज्य में स्थिति काफी है, उनको हमको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो मतलब बिल्कुल, इनोवेशन और
बिल्कुल, इनोवेशन पर, स्टार्टअप्स पर काफ़ी ज़ोर है। जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं उसमें जो अवसर हैं उसको दिखाते हैं। और इसी के साथ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तमाम राज्यों, तो पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की हैं, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए 5400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 1950 करोड़ रुपए की बांकुड़ा और पुरुलिया में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास भी उन्होंने किया। और पीएम ऊर्जा गंगा के तहत 1190 करोड़ की लागत वाली 132 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर कोलकाता खंड का भी लोकार्पण किया। दुर्गापुर और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में 1457 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फ्लू गैस का भी उन्होंने लोकार्पण किया। और 36 किलोमीटर लंबी पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन दोहरीकरण का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही वर्तमान से तोपसी और पांडवेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत निर्मित 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के आरओबी का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाना संकल्प है, जिसके लिए विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन का रास्ता सरकार अपना रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दुर्गापुर में भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में टीएमसी सरकार को राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पश्चिम बंगाल को कहा कि कभी विकास का केंद्र ये हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति अलग है। नौजवान पलायन को मजबूर हैं और निवेशक टीएमसी के सिंडिकेट और गुंडा टैक्स से उसके डर से नहीं आते हैं, डरे रहते हैं। तो ये तीखा कटाक्ष उन्होंने किया और ये भी कहा कि टीएमसी विकास के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिस दिन ये दीवार ढह जाएगी उसी दिन पश्चिम बंगाल प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कटाक्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक इसे तुलनात्मक जो है दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक पश्चिम बंगाल आना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडों के डर से भाग जाते हैं। टीएमसी का गुंडा टैक्स पश्चिम बंगाल के विकास को रोकता है। और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया है, विशेष रूप से टीएमसी की जो नीति रही है और पश्चिम बंगाल में निवेश को लेकर पहले भी कई खबरें जो हैं बड़ी सुर्खियों में रही हैं और प्रधानमंत्री ने आज सीधे तौर पर उन्हें लोगों के सामने लाने की भी कोशिश की। जी, निश्चित रूप से देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह रही जहां औद्योगिकरण की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई भारत में, और जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल, वो पुनर्जागरण का केंद्र रहा है बंगाल। लेकिन आज की स्थिति में आप देखिए बंगाल कहाँ है और बाकी स्टेट कहाँ चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के पिछड़ेपन के लिए आज़ादी के बाद से बंगाल में सिर्फ 3 ही पार्टियों ने रूल किया है, कांग्रेस या फिर सीपीएम या टीएमसी। तो कहीं ना कहीं ये अगर बंगाल इसमें पिछड़ा रहा, सारे उद्योग वहाँ से बाहर चले गए। एक समय में बंगाल ही में ही सारे उद्योग हुआ करते थे, जहाँ से देखिए वही उसको माना जाता था। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वहाँ से शुरुआत हुई, दूसरे स्टेट आगे चले गए। लेकिन बंगाल की दिक्कत ये रही कि वहाँ एक तो पहली बात यह है कि वहाँ के जो सत्ता है, सत्ता के कल्चर में हिंसा आ गई। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा क्षेत्रीयता। जब आप क्षेत्रीयता, भाषा और इन चीज़ों को राजनीति का केंद्र बना देंगे तो निश्चित रूप से लोग पलायन करेंगे। और जो बंगाल किसी जमाने में माना जाता था, आज वहाँ से लोग धीरे धीरे पलायन कर गए। अब कम से कम जब ये हम एक विकसित भारत का जब एक टारगेट लेके चल रहे हैं सन 47 तक, तो जाहिर सी बात है उसमें सारे राज्य आते, और कम से कम वो राज्य जो बंगाल हमारा एक तरह से शुरुआत जहाँ से हुई थी, उसका विकास तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए देखिए, इसमें कहीं भी मोदी जी या कोई भी सरकार कहीं से कोई कटौती नहीं करती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, वो गलत हैं। लेकिन बिल्कुल जो पैसा जा रहा है वो सही जगह पे लगे, सही उसका विकास में लगे, न कि उसका बिल्कुल और उसके लिए उपयोग हो। ये जानना तो
जी, उसके लिए राज्य सरकार की जो नीति और नियत है वो भी जो है बहुत अहम भूमिका रखती है। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से पश्चिम बंगाल को भी दंश झेलना पड़ा है इन नीतियों का, और किस तरह से जो विकास वहां पर हो सकता था या जो निवेश वहां पर हो सकता था वो नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय से काफी कोशिश में है कि वहां पर राज्य में जो है उद्योग की रफ्तार और बढ़े, नए निवेश आए। अभी हाल में हमने ये भी देखा था कि टाटा सन्स के चेयरमैन भी वहां गए हुए थे। लेकिन हालात ये कि ये परिस्थितियां बनी क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से कई कंपनियों ने अपने वहां से अपने कारोबार अगर समेटे तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास की कमी दिख रही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। आपके लिए जो स्थानीय परिस्थितियां हैं वो राज्य सरकार का विषय है। अगर वो परिस्थितियां विपरीत हो, कानून व्यवस्था आपकी मदद ना करे, तो उस राज्य से उद्योग अपनी दुकान समेटेंगे, अपने कारोबार को समेटेंगे। परिस्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही। केंद्र एक भरोसा दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। अब यहाँ पर जरूरत इस बात की भी है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर पहल करे, तभी जाकर के वहां पर उद्योग का जो है वो विकास हो पाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए जो विश्वास हासिल करने के लिए, सबके विकास के लिए प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जनता का जो विश्वास है वो भी हासिल किया, और तमाम जो भीड़ वहाँ पर जुटी थी वो इसका जो है सीधा सीधा उदाहरण थी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहाँ पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, तो विकास की एक नई राह, एक नया विजन वहाँ पर ज़रूर दिया है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, बहुत शुक्रिया शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और वस्तुस्थिति को समझाने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।